नमस्कार। भूगोल के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हमारी चर्चा का मुख्य विषय है भारत का भूगोल और इसमें हम बात करने वाले हैं आज अपवाह तंत्र की। अपवाह तंत्र और भारत की मुख्य नदियों की बात करने वाले हैं हम। तो आज आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर होने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। तो बड़े ही ध्यान से इसको सुनिएगा, समझिएगा, प्रयास कीजिएगा समझने का। बहुत ही आसान भाषा में बताया जाएगा इसको। तो रिवर एंड ड्रेनेज सिस्टम, अपवाह तंत्र, तो हमारी आज ये चर्चा का विषय है। तो आइए शुरुआत कर लेते हैं। पहले तो यही जान लेते हैं आखिर अपवाह तंत्र क्या होता है। ये जो शब्द है अपवाह तंत्र, आखिर क्या अर्थ है इस शब्द का। तो अपवाह तंत्र का मतलब होता है जब नदियों के जल का बहाव, ये नदी है समझिए, इसका बहाव कुछ निश्चित जल मार्गों के माध्यम से होता है, यानी कुछ निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से होता है, तो उसे नदियों का अपवाह कहते हैं। आप एज्यूम करिए, सोचिए ये नदी है, इसका इतना क्षेत्र है। कोई नदी होती है जो बहुत छोटे से क्षेत्र से बहती है, कोई नदी होती है जो बहुत बड़ी क्षेत्र से बहती है और बहुत विशाल लंबी यात्रा तय करती है। तो जहाँ पे नदी का जल पहुँच रहा है, जहाँ पे बह रहा है, उसको अपवाह तंत्र कहा जाता है। जैसे गंगा का अपवाह तंत्र देखेंगे आप तो आपको उत्तराखंड में मिल जाएगा, यूपी में मिल जाएगा, पश्चिम बंगाल तक मिल जाएगा। आगे चल के देखते हैं आप, बंगाली खाड़ी में लुप्त हो जाती है ये नदी। तो ये अपवाह तंत्र का आप मतलब समझ गए होंगे, आशा करते हैं। तो अपवाह तंत्र, अपवाह द्रोणी, तो तीन शब्द होते हैं अपवाह तंत्र। एक होता है अपवाह द्रोणी। अपवाह द्रोणी क्या होता है? अपवाह तंत्र मुख्य नदियों, उनकी सहायक नदियों का एक एकीकृत तंत्र होता है। हमने पहले ही बात कर ली थी, ये अपवाह तंत्र गंगा नदी का। अब गंगा में तो बहुत सारी और भी नदियां मिल रही है ना, तो ये गंगा का पूरा अपवाह तंत्र हो जाएगा। ठीक है, जो सतह के जल को एकत्र कर दिशा प्रदान करता है, अपवाह तंत्र हो गया। एक नदी उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवहित क्षेत्र को अपवाह द्रोणी कहते हैं। इसको कैसे समझेंगे? ये सपोज करिए ये गंगा का अपवाह तंत्र हो गया, लेकिन गंगा में और भी नदियां मिल रही हैं। यमुना मिल जाती है, सोन मिल जाती है, रामगंगा मिल जाती है, सरयू मिल जाती है। तो इन सब नदियों को कुल मिला के, सारे क्षेत्र को मिला के अपवाह द्रोणी कहेंगे। एक जलग्रहण क्षेत्र नाम का एक शब्द होता है। इस शब्द का क्या होता है? एक नदी जब विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहा कर लाती है, इसे जलग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। एक नदी जब विशिष्ट क्षेत्र से जल बहा कर लाती है, जैसे सपोज करें ये उत्तराखंड से बहा कर लाई जल, ठीक है, और ये आगे जाके ले जाती है, हम देखते हैं पश्चिम बंगाल तक। तो ये इसका क्या होता है? कैचमेंट एरिया बोलता है, जलग्रहण क्षेत्र बोला जाता है, जिसमें जल बहा कर ले जा रही है। बहुत आसान से शब्द है, थोड़ा सा अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन आपके लिए मेजर जो शब्द है, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, वो है अपवाह तंत्र का अर्थ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये याद रखिएगा। आइए कुछ और बातें कर लेते हैं अपवाह तंत्र के बारे में। तो अपवाह तंत्र कई सारे प्रकार के होते हैं, और ये नदियों का जो अपवाह होता है ये कई सारे कारकों पर निर्भर भी करता है। तो कारक देख लेते हैं। वो कारक हम जानते हैं, ढलान होता है, स्थलाकृति होती है। जैसी स्थलाकृति होगी नदी वैसी बहेगी ना, तो स्थलाकृति होती है, ढाल प्रवणता होती है, जल की मात्रा होती है, बहाव की अवधि होती है। तो ये कुल मिला के सारे जो तत्व हैं, इसको हम क्या कहेंगे? अपवाह तंत्र के कारक कहेंगे। और इसके अलावा अपवाह के विविध प्रतिरूप भी होते हैं। जैसे प्रतिरूप की अगर हम बातें करें तो इसमें हो जाए कई तरह के प्रतिरूप होते हैं। जैसे वृक्ष के समान अपवाह तंत्र, वृक्ष समान अपवाह तंत्र, अपवाह प्रतिरूप। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि आप ऐसे देखें, जैसे कोई नदी निकली कहीं से, ठीक है, ऑर्गन हुआ नदी का। इसके बाद में नदी ने क्या किया? सोच के बाद इस तरीके से अपनी वाहिकाओं के साथ संरचना बना ली। तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हम वृक्ष समान अपवाह तंत्र। ये क्या है? एक नदी है, इसके बाद में इसमें बहुत सारी नदियां आके मिल रही हैं, वितरिकाएं हैं और वाहिकाएं हैं। तो इसके कुल मिला के इस तरीके का प्रतिरूप बने तो उसको बोलेंगे हम वृक्ष समान प्रतिरूप। इसमें जो पैटर्न होता है ये वृक्ष के समान विकसित होता है जब नदी बहती है। ठीक है, तो ये आपको कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आसान है, लेकिन बस समझने की आवश्यकता है। तो ऐसे ही दूसरा अपवाह तंत्र है जालीनुमा। ये क्या हो जाएगा? जालीनुमा अपवाह तंत्र। वृक्ष समान अपवाह तंत्र का उदाहरण कौन हो जाएगा? इसका उदाहरण हो जाएगा
जालिन वृक्ष समान अफवाह तंत्र का सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा, ये सब नदियां हो जाएंगी इसका उदाहरण। जबकि जालिनुमा अफवाह तंत्र का के क्या होता है, ये नदियां एक दूसरे के समांतर बहती हैं। जब मुख्य नदियां, जैसे आप देख रहे हैं गंगा बहती है, यहाँ से गंगा निकलती है, हम देखते हैं गंगोत्री से, बंदरपुर से यमुना निकलती है, तो ये एक समय तक तो एक साथ में बहती है ना, फिर बाकी गंगा में विलीन हो जाती है यमुना, जिसको क्या कहेंगे, जालिनुमा अफवाह तंत्र पर होगा। इसमें क्या हो, तथा इसमें सहायक नदियां भी समकोण पर मिलती हैं। उदाहरण के तौर पर गंगा में इस तरीके से कुछ नदियां मिलती हैं, सारी नदियां तो नहीं मिलती हैं लेकिन कुछ नदियां जरूर ऐसे मिलती हैं, तो इसको जालिनुमा अफवाह तंत्र कहा जाता है। ठीक है, जब कुल मिला के इसको ऐसे समझिए कि ये एक नदी बह रही है, इसके समान एक ये नदी बह रही है, जबकि इसमें आके जो वितरिकाएं हैं, ये सहायक नदियां इस तरीके से मिल जाएं और इस तरीके से आप देखेंगे जालिनुमा संरचना बन ही जाएगी, तो इसको बोलेंगे जालिनुमा। बहुत छोटी सी बात है। इसी तरह के आयताकार प्रतिरूप होता है। इसके बाद अरीय प्रवाह अपवाह प्रतिरूप होता है, अरीय अपवाह तंत्र होता है, अरीय अपवाह प्रतिरूप होता है। इसमें क्या होता है, अरीय में इसमें होता है शिखर से, मतलब जब शिखर होता है जहाँ से निकलती है नदी, इसका प्रवाह सभी दिशाओं में होता है। तो जैसे सभी दिशाओं में यहाँ से निकलता है। उदाहरण के तौर पे अगर हम मध्य प्रदेश का लें, ये मध्य प्रदेश है, प्रोटोटाइप मैप है, यहाँ पे अमरकंटक देखेंगे आप, तो अमरकंटक देखेंगे आप, तो अमरकंटक देखेंगे, यहाँ से नर्मदा नदी भी निकलती है। ठीक है, अच्छी बात है। यहाँ से आप देखेंगे तो सोन नदी भी निकलती है, ये सोन नदी निकल जाती है, ये नर्मदा निकलती है, और आप नीचे देखेंगे तो यहाँ से भी कुछ छोटी छोटी नदियां निकलती हुई दिखाई देंगी आपको। तो इस तरीके से तो तीनों दिशा में नदियां निकलती हैं यहाँ से, अमरकंटक से मध्य प्रदेश में। तो इस तरीके से इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा अरीय प्रवाह तंत्र, है ना, ये याद रखिएगा। चलिए कुछ और बात कर लेते हैं। इसके अलावा और भी होते हैं अपकेंद्रीय प्रवाह तंत्र, अपकेंद्रीय अपवाह तंत्र, अभिकेंद्रीय होता है, फिर इसके बाद गुंबदाकृति अपवाह तंत्र होता है, कंटक अपवाह तंत्र होता है, वलयाकार अपवाह तंत्र होता है। बस आपके लिए सारे काम के नहीं है, जो काम के थे वो आपसे बात हो गई है, तो ये आप इसमें से वृक्षनुमा याद रखेंगे, अरीय अपवाह तंत्र याद रखेंगे। अरीय का हमारे पास एग्जाम्पल अच्छा है, ठीक है, बाकी और भी हमारे पास एग्जाम्पल हैं, लेकिन इसका यही आप दो याद रखेंगे, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अपवाह तंत्र के माध्यम से हम समझ गए हैं। तो इसमें क्रमबद्ध और अक्रमवर्ती अपवाह तंत्र दो प्रकार के होते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ और बात करते हैं। अब सीधे नदियों की बात करते हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, आइए, रिवर एंड ड्रेनेज सिस्टम, ये बात की नदियां हो गई, हम इसमें देखेंगे, अभी नदियों के बारे में एक एक देखेंगे। तो कुछ उद्गम देख लेते हैं कुछ नदियों का, क्योंकि ये जरूरी है हमारे लिए। और आज जो हम बात करने वाले हैं तो हम पहले ही क्लियर कर दें। देखिए, भारत में नदियां दो प्रकार की हैं। नदियों का अगर भारत में वितरण देखा जाए तो दो प्रकार की हैं। एक है हिमालयी नदियां, एक है यहाँ पे हिमालयी नदियां हैं, और दूसरी नदियां हैं भारत में प्रायद्वीपीय नदियां, प्रायद्वीपीय नदियां। ये हिमालयी नदियां हमेशा सतत वाहिनी नदियां हैं, हमेशा इनमें जल होता है, और ये हिम नद और वर्षा दोनों पर निर्भर रहती हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदियां मुख्यतः वर्षा के पानी पर निर्भर हैं। तो आज हम हिमालयी नदियों की बात करने वाले हैं, प्रायद्वीपीय नदियों की बात हम और आगे करेंगे, इसके बारे में हम बात भी करेंगे। तो कुछ मुख्य नदियों की बात कर लेते हैं पहले ही। तो भारत में सबसे मुख्य नदी है गंगा, हम जानते हैं बहुत ही मुख्य नदी है, और इसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो 2525 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है इस नदी की। बहुत ही महान नदी है भारत देश की, यूँ समझिए कि इसको हम माता की संज्ञा देते हैं, और भारत के लिए काफी मुख्य नदी है। और इसका ऋग्वेद में भी इसका एक बार उल्लेख आया है, जिसमें हम जानते हैं ऋग्वेद में, जो वैदिक काल में, तो बहुत ही पुरानी और आपके लिए भारत में धार्मिक दृष्टिकोण से मुख्य नदी है। चलिए, तो इसकी आइए इसका देख लेते हैं हम, यहाँ पे कहाँ से उद्गम होता है। इसका होता है गंगोत्री हिमानी से उद्गम, गंगोत्री हिमानी से इसका उद्गम होता है। इसको गौमुख भी कहा जाता है। मिलती कहाँ पे है, बंगाली खाड़ी में मिलती है, बंगाल खाड़ी, ठीक है। चलिए, गंगा के बाद एक और नदी की देख लीजिए, यमुनोत्री, यमुना। यमुनोत्री बंदरपूछ से निकलती है, ये बंदरपूछ से निकलती है, और फिर ये गंगा में जाके मिल जाती है, कहाँ पे, प्रयागराज में। ये प्रयागराज में इसका अवसान हो जाता है। ऐसी ही एक मुख्य नदी है शारदा, ऐसी ही एक मुख्य नदी है शारदा
इसको काली भी बोला जाता है। इसका कहाँ से निकलती है? ये नेपाल हिमालय से निकलती है नदी। नेपाल हिमालय से मिलाम हिमानी से निकलेगी ये नदी। और ये कहाँ मिलेगी? घाघरा नदी में मिल जाती है, बाराबांकी में। ऐसी एक नदी है कोसी, इसको बिहार का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि ये नदी में बाढ़ बहुत ज्यादा आती है, अपने रास्ते ये बदल देती, मार्ग बदल देती है नदी, इसलिए महत्वपूर्ण है। तो कोसी में आपका आ जाएगा गोसाई थान, और ये नेपाल हिमालय में प्रकट होती है और गंगा में जाके ये मिल जाती है आगे चल के। इसी तरीके की एक नदी है गंडक बूढ़ी गंडक भी एक होती है। तो ये नेपाल हिमालय से निकलती है, नेपाल हिमालय से, और ये गंगा में मिल जाती है सोनपुर पटना के पास, ठीक है। और ऐसी एक नदी है रामगंगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण नदियां, आप ध्यान से सुनिएगा, ये महत्वपूर्ण नदियों से प्रश्न बनते हैं सीधे सीधे। तो दूधाटोली उत्तराखंड से निकलती है ये नदी रामगंगा, और ये मिलती कहाँ पे? गंगा में मिलती है। सोन नदी अमरकंटक पर्वत से निकलती है। आप अमरकंटक देखेंगे तो इस सतपुड़ा का भाग है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, उसका भाग है अमरकंटक। और यहाँ पे विंध्य पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी एक आके मिलते भी हैं अमरकंटक के पास, इसलिए महत्वपूर्ण है। ये मध्य प्रदेश में पड़ेगा अमरकंटक, और गंगा में पटना के निकट मिल जाएगी सोन नदी। दामोदर नदी इसी तरीके से एक महत्वपूर्ण नदी है, छोटा नागपुर पठार से निकलती है, और ये कहाँ पे? ये हुगली में जाके मिल जाएगी, हुगली कोलकाता के निकट, ठीक है। चंबल नदी महत्वपूर्ण है, और ये महू मध्य प्रदेश में निकलती है। महू आप जानते हैं स्वामी भीमराव अंबेडकर जी का यहाँ पे जन्म हुआ था, और ये जाके यमुना में मिल जाती है इटावा के निकट उत्तर प्रदेश में। और ऐसी एक नदी है गोमती, ये गोमती तार फुलहर झील से निकलती है और गंगा में आखिर जाके मिल जाती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं, इनका याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं हिमालयी नदियों के अपवाह तंत्र पे, ठीक है। हिमालयी नदियों के अपवाह तंत्र पे बात कर लेते हैं। तो इसमें आइए, तो हिमालय से निकलने वाली नदियां 12मासी होती हैं। पहले तो इनका मतलब समझ लीजिए, हिमालयी नदियां और का मतलब क्या होता है। ये 12मासी नदियां होती हैं, यानी हमेशा इनमें पानी रहता है, बर्फ के पिघलन से भी और वर्षा से भी। तो पूरे वर्ष इनका जल निरंतर बना रहता है। इसके अलावा ये पर्वतीय मार्ग में जहां से गुजरती हैं, यहाँ पे गहरे गार्ज बनाती हैं, वी आकार की घाटियां बनाती हैं। जैसे ये देख रहे हैं आप, ये किस तरीके से, इधर भी पर्वत है, इधर ही पर्वत है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी इसने भी आकार की घाटी जैसी एक संरचना बना ली है नदी ने। नदी तो बहेगी तो काटेगी, वहां पे मिट्टी को काटेगी, सब चीजों को काटेगी, तो भी आकार की घाटी बना लेती हैं ये, ठीक है। तो ये भी आपके लिए काम का है। इसके अलावा जब ये नदियां निकलती हैं तो क्षिप्रिकाएं जलप्रपात का निर्माण करती हैं। इसमें जलप्रपात तो आप जानते ही हैं, जलप्रपात क्या होते हैं। जब एक बड़ी घाटी से नदी नीचे गिरती है तो इसको जलप्रपात बोला जाता है। हालांकि आप देखेंगे, जैसे ये जलप्रपात अगर ये है, ये एक नदी बह रही है यहाँ से, और इसके बाद यहाँ पे कोई डिस्टेंस है, तो यहाँ पे फिर से चट्टान शुरू होती है, पहाड़ से नीचे गिर रही है नदी, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ के बीच में जलप्रपात एक बन जाएगा। पानी नीचे नीचे धीरे धीरे गिरेगा, लेकिन धीरे धीरे इसका कटाव होता जाएगा, ये पीछे खिसकती जाएगी चट्टान, और ये भी बढ़ती जाएगी आगे। तो इस तरीके से जलप्रपात बनता है, उसके ये साथ में चट्टानों को काटती भी है नदियां। इसके अलावा विसर्पों का निर्माण करती हैं नदियां यहाँ की। विसर्प क्या होते हैं? विसर्प ये होते हैं इस तरीके से, ये एस आकार में नदियां आगे बढ़ती हैं। फिर यही नदियां जब इस विसर्प को छोड़ देती तो यहाँ पे गोखुर झील बन जाती है, ठीक है। और बाढ़कृत मैदानों का निर्माण करती हैं। ऐसे मैदान बनते हैं क्योंकि मैदान धीरे धीरे नदियां बनाती हैं, फिर जिन मैदानों में बाढ़ भी आती है तो बाढ़कृत मैदानों का निर्माण करती हैं, विसर्पों का निर्माण करती हैं, डेल्टाओं का निर्माण करती हैं। ये डेल्टा याद रखिएगा, ये डेल्टा कब याद करेगी? मुहाने में बनाएगी नदी डेल्टा, ठीक है। तो कुल मिला के हिमालय नदियों को आप देखेंगे तो ये 3 प्रकार के अपवाह तंत्र है इसमें। एक है सिंधु अपवाह तंत्र, दूसरा हो जाएगा इसमें गंगा नदी अपवाह तंत्र, और तीसरा हो जाएगा ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र। 3 अपवाह तंत्र हैं
तो आइए अब बात कर लेते हैं सिंधु उपवाह तंत्र की। तो सिंधु नदी भारतीय उपमहाद्वीप की महत्वपूर्ण नदी है और इसका उपवाह तंत्र भी महत्वपूर्ण है। इसकी लंबाई की बात करें तो 2880 किलोमीटर इसकी लंबाई है। भारत में इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 709 किलोमीटर ये भारत में इसकी लंबाई हो जाएगी। सिंधु के जलग्रहण क्षेत्र की बात करें तो हम 11 खैर काम का नहीं है आपके लिए, 11,65,000 है, लेकिन फिर भी आप जान लीजिए। और ये सबसे जो भारतीय उपमहाद्वीप का सिंधु सबसे पश्चिमी नदी तंत्र है, क्योंकि हम जानते हैं अगर हम बात करें तो भारत की, तो आप देखेंगे तो ये आपकी सिंधु नदी निकलेगी, तो इसके बाद में ये पश्चिम में अरब सागर में तो मिल ही जाएगी। तो ये पश्चिमी अपवाह तंत्र है, ठीक है, भारत का सबसे पश्चिमी, हम इसके बारे में जानते हैं। आइए सिंधु के उद्गम वगैरह को समझ लेते हैं। तो सिंधु का उद्गम कहाँ से होता है? सिंधु का उद्गम कहाँ से होता है? इसका होता है तिब्बत में, तिब्बत हिमालय से होता है इसका, कैलाश पर्वत श्रेणी में, कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखुरचू नाम की झील से होता है, बोखुरचू नाम की झील से इसका एक हिमनद से सिंधु नदी का उद्गम होता है। इसे तिब्बत में सिंगी खम्बान और शेरमुख कहते हैं, ठीक है, शेरमुख कहते हैं तिब्बत में। इसके अलावा उद्गम से निकलने के पश्चात लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच उत्तर पश्चिम दिशा में प्रभावित होती है, लद्दाख और जास्कर के बीच, ठीक है। और यह दमचौक के पास भारत में प्रवेश करती है, एक जगह का नाम है दमचौक, भारत में प्रवेश करती है। लद्दाख एवं गिलगिट से प्रभावित होने के दौरान गाज का निर्माण करती है और बाद में ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है दर्देस्तान से होते हुए, ठीक है। और सिंधु का मुहाना कहाँ पे? अरब सागर में है। तो ये बहुत छोटी सी बात है। इसकी सहायक नदियां एक बार देख लेते हैं, क्योंकि हम एक बहुत बड़ी नदी को पढ़ रहे हैं, तो ऐसे ही इसमें सहायक नदियां हो जाएंगी। आप देखेंगे इसमें सिंधु नदी की सहायक नदियों के बारे में, तो इसमें बाएं तट की जो सहायक नदियां हो जाएंगी ये हो जाएंगी आपकी झेलम, जो मुख्य नदियां इन्हीं की बात कर रहे हैं, चिनाब और चिनाब के अलावा हो जाएगी रावी, ब्यास, ये सब क्या है? ये बाएं तट की नदियां हैं। और इसके अलावा सतलज भी हो जाएगी। और दाहिनी तट की नदियों की अगर हम बात करेंगे तो इसमें हो जाएगी काबुल नदी हो जाएगी, काबुल, कुर्रम, गोमल, झोब, ये सारी नदियां इसकी दाहिने तट की हो जाएंगी। तो बाएं तट की नदियां बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। बाएं तट की कैसे, इसका मतलब क्या हुआ बाएं तट का? उदाहरण के तौर पे ये आप मैप देख रहे हैं, ये मैप देख रहे हैं, चलिए मैप ही देख लेते हैं। ये देख रहे हैं मैप आप, है ना। तो ये आपकी यहाँ से सिंधु नदी बही, ये इंडस नदी यहाँ से निकली आपकी, आगे चल के यहाँ से इंडस नदी निकली और ये आपकी बह रही है, ठीक है, ये आपकी बह रही है, इस तरीके से जा रही है ना बहते हुए। तो ये जो नदियां हैं ये बाएं तट की हो जाएंगी और ये हो जाएंगी दाएं तट की नदियां, ठीक है। क्योंकि जब ये ऐसी नदी बहेगी तो आप भी ऐसे ही खड़े होंगे। आप सोचिए कि आप यहाँ से जा रहे हैं और आप ऐसे ही आप जा रहे हैं और आपको कहा जाए आपका दाएं बाएं क्या है, तो आप देखेंगे ये वाली आपकी जो जगह होगी ये बाएं होगी, ये ऊपर वाली दाएं होगी, ठीक है। तो ऐसे ही सिंधु का दाएं बाएं होता है। चलिए आगे बात करते हैं। इसकी मेजर ट्रिब्यूटरी हम देख चुके हैं जो आपकी हैं। सबसे बड़ी बात है बाएं तट की नदियां इसके लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा सिंधु के बारे में एक और जान लीजिए। सिंधु जल संधि भी एक महत्वपूर्ण है जो एग्जाम की दृष्टि से यहाँ से प्रश्न बनते हैं। 1960 में सितंबर 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता के साथ भारत और पाकिस्तान के बीच में ये सिंधु जल समझौता हुआ था। इस संधि पर तत्कालीन जो जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति थे अयूब खान, इन्होंने रावलपिंडी में दस्तखत किए थे। तो इसलिए ये एक सिंधु जल संबंधी एक संधि महत्वपूर्ण है। इसमें 3 पूर्वी नदियां जो हैं, पूर्वी तट की नदियां हैं, जो बाएं तट की नदियां हैं, ये रावी, ब्यास और सतलज, इन पर पूरे पानी पर भारत का अधिकार हक दिया गया, भारत को पूरा हक दिया गया इनके पानी उपयोग करने पर, ठीक है। कुल मिला के 6 नदियों के पानी बंटवारे पर बात हुई थी ये जो संधि है इसके बारे में। शेष 3 जो पश्चिमी नदियां थी, झेलम, चिनाब, सिंधु, इसके पानी को बहाव को बाधा रहित पाकिस्तान को देना तय हुआ था। तो कुल मिला के रावी, ब्यास, सतलुज भारत के पाले में और झेलम, चिनाब, सिंधु इसे बिना रोक टोक के ये पानी किसको? पाकिस्तान को जाएगा, पाक को जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चल के 1960 आगे चल के एक सिंधु आयोग भी बनाया गया।
तो हमने ये इन सब नदियों के बारे में देख लिया। आइए थोड़ा सा इसकी ट्रिब्यूटरी के बारे में हम कुछ और जान लेते हैं, क्योंकि झेलम नदी वगैरह है, इनसे भी प्रश्न बनते हैं। तो झेलम नदी कहाँ से निकलती? जम्मू कश्मीर की जो शेषनाग नाम की एक है, शेषनाग या बेरीनाग नाम की एक झील है, इससे निकलती है झेलम नदी। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है और झेलम नदी के बारे में, ठीक है। ये पंजाब की 5 सबसे बड़ी नदियों में से एक है। चलिए आगे बात करते हैं हम। झेलम की कुछ परियोजनाएं भी बनी हुई हैं, जिसमें से मंगला डैम हो गया, उरी परियोजनाएं, ये सब चलाई जा रही हैं इसमें। इसके अलावा एक मुख्य नदी है, इसके अलावा ये मुख्य नदी है चेनाब नदी। चेनाब नदी के बारे में भी आइए जान लेते हैं। चेनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। भारत में लंबाई इसकी 1180 किलोमीटर है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम होता है बारालाचा ला दर्रे से इसका उद्गम होता है। ये ऊपरी हिमालय पर पड़ेगा, लाहौल स्पीति जिले में, हिमाचल प्रदेश के। तो ये हिमाचल प्रदेश से इसका उद्गम होता है। ये काफी महत्वपूर्ण नदी है। चेनाब पर कुछ परियोजनाएं भी बनी हुई हैं। इसमें से आप परियोजना में देखेंगे सलाल बांध बना हुआ है, कीरू पनबिजली परियोजना बनी है, इसमें चेनाब पुल भी एक महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा एक अन्य नदी है रावी नदी। रावी नदी कहाँ से निकलती है? रावी नदी उत्तर भारत में बहने वाली एक महत्वपूर्ण नदी है। आप देखेंगे वैदिक काल में भी इसका उल्लेख मिलता है हमें, और ये मिलती है रावी नदी हमें वैदिक काल में इसका उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो ये हिमाचल प्रदेश के पास से ही ये भी निकलती है, ठीक है, रोहतांग दर्रे से। रोहतांग दर्रे के पास से इसके पास से ही निकलती है। हालांकि जो रोहतांग दर्रा है, इसको थोड़ा सा और ठीक करते हैं हम। रावी और ब्यास, ये दोनों नदियां रोहतांग दर्रे के पास से ही निकलती हैं, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश के पास से, ठीक है। ये तो महत्वपूर्ण नदियां हैं, जो सहायक नदियां हैं सिंधु की। आगे बात करते हैं कुछ और। सतलुज नदी की बात कर लेते हैं। एक सतलुज नदी हमारी बची हुई है, सतलुज। तो इसको शतद्री के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। सतलुज नदी कुल लंबाई की अगर बात करें तो 1450 किलोमीटर इसकी लंबाई है। भारत में यह 1050 किलोमीटर में बहती है। और इसका उद्गम कहाँ पे है? ये सिंधु नदी के पास से ही इसका उद्गम होता है, 80 किलोमीटर दूर। एक तिब्बत में मानसरोवर झील है, इसी के समीप राकस्ताल है। राकस्ताल झील से इसका उद्गम होता है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। सतलुज नदी के बारे में भी, इसी सतलुज नदी पर एक परियोजना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भाखड़ा नांगल परियोजना। ये किस पे बनी हुई है? ये बनी हुई है सतलुज नदी पर। इसके अलावा हरिके बैराज, ठीक है, इसके अलावा हरिके बैराज, इंदिरा गांधी नहर, ये सब इसी से संबंधित हैं, सतलुज नदी से। किससे? और इसके अलावा इंदिरा गांधी नहर कहाँ तक? राजस्थान तक आती है इंदिरा गांधी नहर। तो ये महत्वपूर्ण है आपके लिए, ठीक है। चलिए आगे थोड़ा सा इंदिरा गांधी नहर की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये नहर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इंदिरा गांधी नहर, इसे राजस्थान नहर के नाम से भी जाना जाता है, और ये सबसे बड़े नहर तंत्रों में से एक है। इसका उद्घाटन कब हुआ था? 31 मार्च 1958 को इसका उद्घाटन हुआ था, ठीक है। और 2 नवंबर 1984 को इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया। तो इसका नाम बाद में बदला गया है। ये जो नहर है, राजस्थान नहर, सतलुज और ब्यास नदियों के संगम निर्मित हरिके बांध से निकली है। किससे निकली है? ये हरिके बांध या हरिके बैराज से ये नहर निकली हुई है। इसके बाद ये राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश में तक आती है। इस नहर की कुल नियोजित लंबाई 9060 किलोमीटर है। ये नियोजित लंबाई है जो प्लान्ड है, ठीक है। राजस्थान फीडर के नाम से भी इसको जानते हैं। राजस्थान में इस नहर को राज कैनाल भी कहते हैं। आपको ये शब्द भी महत्वपूर्ण रहेगा। तो ये देखेंगे अगर आप भारत, जैसे ये अगर हमने मैप देखा भारत का, मैप भी में ही देख लेते हैं, कहाँ गया मैप? ये है मैप। तो ये देखेंगे आप, तो ये जो राजस्थान का ये वाला हिस्सा है, तो ये यहाँ से आपको इंदिरा गांधी नहर जाती हुई दिखेगी, ठीक है। चलिए
आगे बढ़ते हैं, कुछ और बात कर लेते हैं। तो हमने कुल मिला के हिमालयी अफवाह तंत्र में हमने सिंधु अफवाह तंत्र को देखा। आइए अब बात कर लेते हैं हम बात कर लेते हैं ब्रह्मपुत्र अफवाह तंत्र की भी हम बात करेंगे। ये इंडस रिवर के बारे में हमने देख लिया, इसका सिग्निफिकेंस देख लिया, आखिर क्या इसकी आवश्यकता है, क्यों ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आइए बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी अफवाह तंत्र। ठीक है, नदी अफवाह तंत्र, अब हम इसकी बात करते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी अफवाह तंत्र भी महत्वपूर्ण है। तो कहाँ से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी? पहले हम ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में देख लेते हैं, आखिर ब्रह्मपुत्र नदी किस तरीके से, ये देखेंगे आप। तो ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से आपको मानसरोवर झील से निकलती दिखाई देगी आगे चल के, और ये भारत में एंटर होती है अरुणाचल प्रदेश से, और आगे जाके असम से होते हुए आगे बढ़ती है ये। तो आइए ब्रह्मपुत्र नदी की बात कर लेते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? ये हिमालय के उत्तर में स्थित मानसरोवर झील के पास से ही, मानसरोवर का हम पहले उल्लेख कर चुके हैं, याद रहना चाहिए आपको। मानसरोवर झील के पास एक हिमानी है, चेमायुंगडुंग हिमानी, तो यहां से निकलती है, यहां से ये निकलती है, और इसको सांगपो इसको बोलिए सांगपो। तो सांगपो नाम से पूर्व की ओर प्रभावित होती है ये। सांगपो नाम से मतलब निकलती कहाँ से है? ये निकलती है यहाँ से, लगभग ये निकलती यहीं से है, मानसरोवर झील के पास से, लेकिन इसके बाद में ये पूरब की ओर प्रभावित होती है, क्योंकि ये पूरब दिशा है। इसके बाद में ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है। ठीक है, तो इसको चेमायुंगडुंग हिमानी से निकलने के बाद ये सांगपो नाम से पूरब की ओर प्रवाहित हो जाती है। तिब्बत में इसको तिब्बत में रांगू सांगपो इसके दाहिने तट की एक प्रमुख नदी बनती है। इसके बाद में ये सिंटेक्सियल बैंड के सहारे नामचा बरवा निकट मध्य हिमालय को काटती हुई ये कहाँ पे, यंगयाप दर्रे दक्षिण दिशा में मुड़कर भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश कर जाती है, यंगयाप दर्रे के साथ। ठीक है, यहाँ पे इसको क्या कहा जाता है? यहाँ पे इसको दिहांग नाम से जाना जाता है, दिहांग, या इसको सियांग भी कहीं कहीं कहा जाता है, सियांग या दिहांग नाम से इसको जाना जाता है। इसके बाद में ये फिर क्या करती है, दिबांग, लोहित, ये सब नदियां इसके बाएं तट पर मिल जाती हैं, और इसके बाद इसको क्या कहा जाता है, दिबांग और लोहित जैसी नदियां जब मिल जाती हैं तब इसको फिर ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है भारत में आने के बाद। ठीक है, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांपू के नाम से जाना जाता है, बात कर चुके हैं। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में फिर से इसको जमुना कहा जाता है, बांग्लादेश में पहुंचने के बाद जमुना कहा जाता है। यह विश्व की सबसे लंबी नदियों में से एक है, गंगा नदी के साथ मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा बनाती है। सुंदरवन डेल्टा, हम इसकी पहले भी बात कर चुके हैं, आपको याद हो तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और बात कर लेते हैं। इसमें सेल्ट का निक्षेपण अत्यधिक मात्रा में होता है, और ये राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 जो सादिया से धुबरी है, आप जानते हैं नेशनल वाटरवेज के बारे में जानते होंगे। 2 के बारे में हमने क्योंकि 1 की बात की थी, कहाँ से, प्रयागराज से हल्दिया। ये नेशनल वाटरवेज 2 ये बनाती है, कहाँ से, सादिया से धुबरी तक, यानी असम से लेके ऐसा मान लीजिए, और ये बांग्लादेश तक जाता है, तो सादिया से धुबरी तक जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी है। और ये ब्रह्मपुत्र नदी में ही, इसी नदी में जब आप असम के पास देखेंगे, आइए देख लेते हैं, असम के पास देखेंगे, ये है जैसे असम। ठीक है, यहीं पर आपको बीच में असम में यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप मिलेगा। ये नदी द्वीप का नाम है माजुली द्वीप। ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। हालांकि ये बहुत ज्यादा इसका ह्रास हो रहा है, और ऐसा माना जा रहा कि कुछ आने वाले कई 100 वर्षों में ये द्वीप पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। हमने द्वीपों की बात की थी, लेकिन हमने महासागरीय द्वीपों की बात की थी पहले, ये नदी द्वीप है। ठीक है, चलिए कुछ सहायक नदियों की बात कर लेते हैं हम ब्रह्मपुत्र की। तो ब्रह्मपुत्र की अगर हम सहायक नदियों की बात करें तो दाएं तथा बाएं तट से अनेक नदियां बहती हैं। अब इसका दाएं तट कैसे निर्धारित होगा, जैसे ये देखिए, ये है, आप 7 सिस्टर का मैप बना लेते हैं हम। ठीक है,
ये 7 सिस्टर हैं। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, ये असम, थोड़ा सा समझने के लिए मैप है ये। तो ये जब अंदर आती है, ठीक है, तो इसके बाद में इसके दाएं तट और बाएं तट से कुछ नदियां इसमें मिलती हैं, जिसमें हो जाएगी, इस दाएं तट की नदियां हो जाएंगी इसमें सुबनसिरी, कामेंग और हो जाएगी इसमें मानस। इस तरह बाएं तट की नदियां कुछ हो जाएंगी इसमें दिबांग, देहांग, धनसिरी, जो हम पहले ही बात कर चुके हैं, महत्वपूर्ण नदियां हैं। इसमें एक मुख्य नदी है यहाँ की, तो इसके बारे में आइए देख लेते हैं। ब्रह्मपुत्र की ही एक मुख्य नदी है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। इसमें एक मुख्य नदी है तीस्ता। ये ब्रह्मपुत्र की सबसे पश्चिमी दाहिनी तट की नदी है। ये सबसे पश्चिमी और दाहिने तट की नदी है, सहायक नदी ब्रह्मपुत्र की। कंचनजंगा से ये निकलते हुए दार्जिलिंग की पहाड़ियों में तीव्र पर्वतीय प्रवाह बनाती है और रांगपुर, रिंगित, सेवक जैसी सहायक नदियां इसी में आके मिल जाती हैं, तीस्ता में। तो ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। एक दूसरी नदी है रंगित। रंगित क्या हो जाएगा, ये सिक्किम में से निकलती है। इसमें सनकोश एक नदी हो जाएगी, सनकोश ये पूर्वोत्तर भारत की एक नदी है, ठीक है। भूटान में इसका उद्गम होता है। कहाँ पे होता है इसका, भूटान में होता है, ठीक है। रंगित नदी के बारे में एक चीज याद रखिएगा, ये जल क्रीड़ा जो राफ्टिंग होती है इसके लिए बहुत फेमस नदी है ये रंगित नदी। ये जब हम आर्ट एंड कल्चर स्टैटिक जीके पढ़ेंगे तब ये फैक्ट आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो ये राफ्टिंग के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है नदी, ठीक है। सनकोश मानस हो जाएगा। मानस भी एक पर्वतीय नदी है और ये साथ में क्या है, लघु हिमालय से निकलती है। फिर इसके बाद में ये कहाँ मिल जाती है, ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। सोवानसिरी, धनसिरी, मणिपुर नदी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण नदी है। सोवानसिरी के बारे में सुन लीजिए, क्योंकि ये ब्रह्मपुत्र की बहुत बड़ी सहायक नदी है और यह हिमालय क्षेत्र में से यह नदी निकलती है। असम के मैदान के आसपास ये 160 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है, ठीक है। यह मिरी पहाड़ियों, अबोर पहाड़ियों को विभाजित करती है। हमने बात की थी ना, मिरी पहाड़ियां, अबोर पहाड़ियां, ये पहाड़ियां दरअसल प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, ना कि हिमालय का भाग है। तो हमने तभी बात की थी इन पहाड़ियों की। ऐसे ही मणिपुर नदी भी हो जाएंगी, कुछ और नदियां हो जाएंगी। तो ये सब कुछ सारे फैक्ट आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। कुछ और यहाँ पे नदियां, कालदान है, बराक नदी भी है। तो बराक नदी के बारे में सुन लेते हैं एक बार। तो बराक नदी के बारे में, ये नदी नागालैंड से निकलती है। नागालैंड में माउंट जापोव से निकलती है, जापोव, ठीक है। और इसके बाद मणिपुर में दक्षिण की ओर बहते हुए एक तीव्र मोड़ ले लेती है नदी, तो बराक नदी, ठीक है, याद रखिएगा। और ये नदी काफी महत्वपूर्ण नदी है, बांग्लादेश की ओर ये बहती है। यहाँ पे इसको सुरमा कहा जाता है, ठीक है। ढाका के नीचे चांदपुर में फिर बराक नदी पद्मा से मिल जाती है, यानी गंगा से मिल जाती है और संयुक्त रूप से इसको पद्मा मेघना कहलाती है ये, जब ये गंगा नदी से मिल जाती है, ठीक है। लोहित नदी एक बहुत महत्वपूर्ण नदी है नॉर्थ ईस्ट की। लोहित नदी कैसी है, अरुणाचल प्रदेश और असम में बहने वाली एक नदी है। कहाँ बहती है, अरुणाचल और असम में बहती है ये नदी। और ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ये तिब्बत के जयालछू पर्वत श्रेणियों से निकलती है, ठीक है। इसके बारे में इतना याद रखिएगा, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा मोड़ा सा हल्का सा याद ही रखिएगा। चलिए, तो हमने आज ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की बात कर ली है। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की हमने पूरी बात कर ली। अब अगले दिन हम बात करेंगे कि हम गंगा नदी तंत्र को देखेंगे और बहुत ही शानदार तरीके से इसका अध्ययन करेंगे। तो आज के इस लेक्चर को फिर हम यहीं रखते हैं और अब अगली स्लाइड से हम गंगा नदी की बात करेंगे। नमस्कार।